आज हम आपको बताएंगे डिफरेंशिएशन, कमिटमेंट और स्पेसिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद डेवलपमेंट के बारे में हमने बताया था कि ये एक एपिजेनेसिस, इसको इस प्रोसेस को बोलते हैं। एक बहुत थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन करेंगे। ठीक है, और एपिजेनेसिस का मतलब होता है कि एम्ब्रियो डेवलप प्रोग्रेसिवली, है ना। प्रोग्रेसिवली मतलब आप अगर डेवलपमेंट की बात करें तो प्रोग्रेसिवली एम्ब्रियो डेवलप करता है। कहाँ से? अनडिफरेंशिएटेड सेल से। अनडिफरेंशिएटेड सेल का मतलब क्या हो कि कोई जाइगोट है और जाइगोट जब इनिशियल स्टेज में होता है तो उस समय वो क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड होता है। क्योंकि वो किसी भी पर्टिकुलर फेट में नहीं गया है तो उसको बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड। तो अनडिफरेंशिएटेड सेल से जब कोई ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है प्रोग्रेसिवली, ये डेवलपमेंट क्या होता है? प्रोग्रेसिव होता है। ठीक, ग्रेजुअल होता है मतलब धीरे धीरे होता है और प्रोग्रेसिव होता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग एपिजेनेसिस बोलते हैं। इसके बाद हम लोगों ने डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें हमने बताया था कि किस तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक गैमीट है और गैमीट से क्या हो रहा है कि जाइगोट बन रहा है। जाइगोट बनने के बाद ग्रोथ होगी, ग्रोथ क्या करेगी? साइज को इंक्रीज करेगी। सेल डिवीजन क्या करेगी? सेल नंबर को इंक्रीज करेगी। डिफरेंशिएशन क्या करेगा? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सेल टाइप, डिफरेंट सेल टाइप का फॉर्मेशन करेगी। और फिर पैटर्न फॉर्मेशन होती है किसी भी डेवलपमेंट के प्रोसेस में, तो ये ऑर्गेनाइजेशन करने का काम करेगी, मतलब पर्टिकुलर जो ऑर्गन्स के डेवलपमेंट होते हैं वो सारी चीजें होंगी। और शेप एंड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है मॉर्फोजेनेसिस के थ्रू। और हमने आपको ये भी बताया था कि हर इवेंट के पीछे एक रीजन होता है, मतलब कि जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं सबके पीछे रीजन होता है हर इवेंट के पीछे। और इवेंट्स कैसे होते हैं? इवेंट्स, ऑल इवेंट्स आर सीक्वेंशियल। ऐसा नहीं कि कुछ भी पहले हो जाएगा, एक प्रॉपर फॉर्मेट में ही चीजें होंगी, वेल रेगुलेटेड होंगी। ठीक है, वेल रेगुलेटेड फॉर्म में ही डेवलपमेंट होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी ऑर्गन कभी भी डेवलप कर जाएगा। ठीक है, और ये सब करने के बाद एक एडल्ट बनता है, एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। और वो एडल्ट फिर से क्या करता है? वो एडल्ट फिर से बनाएगा गैमीट, और गैमीट से फिर से क्या बनेगा? फिर से जाइगोट बनेगा। तो यही साइकिल चलता रहता है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि सेल फेट के बारे में। सेल फेट क्या होता है? सेल फेट बेसिकली एक सेल का एक तरीके से वो किस पर्टिकुलर फंक्शन में जा रही है उसको सेल फेट कहते हैं। तो मतलब कि सेल फेट डिपेंड करता है, मतलब किन किन चीज़ों पे सेल का प्रोलिफरेशन होगा, सेल स्पेसिफाई करेगी अपने आप को। पहले सेल डिवीजन हुआ, सपोज कि मान लीजिए एक जाइगोट है, जाइगोट ने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद फिर क्या हुआ? मान लीजिए ये जाइगोट है, इसने डिवाइड किया, डिवाइड करने का मतलब क्या? सेल प्रोलिफरेट हो रही है, फिर सेल स्पेसिफाई हो रही। मान लीजिए ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, अब इन ग्रुप ऑफ सेल्स में ये सेल स्पेसिफाई होंगी कि किसको भाई क्या बनाना है। और जब सेल अपने आप को, सपोज कि इस सेल ने सोचा कि हम किडनी बनाएंगे, और ये फिर जिस भी इन्वायरमेंट में जाएगी वहां पे इंटरेक्शन करेगी और किडनी का फॉर्मेशन होगा। तो और फिर सेल में कुछ मूवमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से पर्टिकुलर ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। हम लोगों ने आगे देखा था कि ये वर्टिब्रेट्स के डेवलपमेंट की हायरार्की है। इसमें पूरा बताया गया है कि किस तरह ऑर्गन का डेवलपमेंट कहां से हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ब्लास्टुला का है, ब्लास्टुला से फिर 3 जर्म लेयर्स जिसको गैस्ट्रुला बोलते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म बनता है। एक्टोडर्म से एपिडर्मिस, न्यूरल प्लेट, न्यूरल क्लस्ट बनते हैं। ये जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आप पढ़ेंगे तो वहां पे हम ये सब बताएंगे, न्यूरल प्लेट, न्यूरल क्लस्ट क्या होता है। ठीक है, इसके बाद न्यूरल प्लेट से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, न्यूरल क्लस्ट से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है, और मीजोडर्म से डोर्सल मीजोडर्म बनाता है सोमाइट और नोटोकॉर्ड, और मीजोडर्म का वेंट्रोलेटरल मीजोडर्म बनाता है लिम्ब बड, ब्लड सेल्स बनते हैं, किडनी, हार्ट, विसरल मेसोडर्म ये सब बनता है, और एंडोडर्म से बनता है गट एपिथेलियम। तो एंडोडर्म का कंट्रीब्यूशन सिर्फ गट बनाने में है। और इसके बाद साथ साथ क्योंकि ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसका अटैचमेंट मसल से होगा, कार्टिलेज बोन से होगा, तो इसलिए इसका यहाँ पे कोऑर्डिनेशन दिखाया गया है कि इनके बनने में, मसल्स और कार्टिलेज में, यहाँ पे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जो कि न्यूरल क्रेस्ट से आया है उसका भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हमने कल आपको बताया था सेल पोटेंशियल। ठीक है, तो सेल पोटेंशियल क्या होता है? जैसा कि हमने एक आपको एग्जाम्पल से बताया था कि सपोज 3 पर्सन है, एक पर्सन 5 किलोमीटर रन कर पाता है, एक 10 किलोमीटर रन कर पाता है,
और एक 20 किलोमीटर। तो जो 5 किलोमीटर वाला है वो 10 नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके मतलब इसकी कैपेसिटी, इसका स्टैमिना 5 किलोमीटर ही है, तो ये 10 किलोमीटर रन नहीं कर सकता है। जो 10 किलोमीटर वाला है वो 5 भी कर सकता है, 10 भी कर सकता है। और जो 20 किलोमीटर वाला है वो 5, 10 और 20 सभी कर सकता है। तो सेल्फेट का मतलब क्या है? सेल्फेट का मतलब कि उसको किसी पर्टिकुलर उसको फंक्शन स्पेसिफाई कर दिया जाए, उसको कोई फंक्शन दे दिया जाए सेल को। अब वो उस सेल को अपने फंक्शन को अचीव करने के लिए उसके पास पोटेंशियल होना चाहिए। आपको कोई गोल दिया गया है तो आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए आपके पास पोटेंशियल होना चाहिए। तो उस गोल को आप अचीव तभी कर सकते हैं या तो सल्फेट के बराबर सेल पोटेंशियल हो, मतलब कि जो काम आपको दिया गया, सपोज आपको 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए दिया गया तो आपको 5 किलोमीटर दौड़ने का स्टैमिना होना चाहिए। तो आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए सेल पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सेल पोटेंशियल या तो बराबर हो, भाई आपके पास उतना स्टेमिना हो, या फिर उससे ज्यादा हो। सेल्फेट मान लीजिए आपको 10 किलोमीटर का ही गोल दिया गया लेकिन आपके अंदर कैपेसिटी है 20 किलोमीटर दौड़ने की, तो आप का सेल पोटेंशियल ज्यादा भी हो सकता है। तो सल्फेट, किसी भी सेल का सल्फेट सेल पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। सल्फेट से सेल पोटेंशियल मतलब या तो बराबर होगा और या तो सेल पोटेंशियल ज्यादा होगा सल्फेट से, ठीक है। और ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। और किसी भी सेल का सल्फेट पोटेंशियल पे तो डिपेंड करता है, आपने आपको बताया कि बराबर हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, साथ साथ कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन है जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं सल्फेट को। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। और सल्फेट एंड पोटेंसी आर प्रोग्रेसिवली रिस्ट्रिक्टेड, मतलब जैसे जैसे सेल एक पर्टिकुलर फेट में जाएगी और प्रोग्रेसिव मैनर में वो जा रही है किसी पर्टिकुलर फेट में, तो उसके साथ साथ वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। मतलब उसका काम, भाई उसको स्पेसिफाइड काम दे दिया गया, स्पेसिफिक काम दे दिया गया। तो अब जैसे मान लीजिए किडनी सेल्स हैं, तो किडनी सेल्स आगे चलते लिवर सेल्स का तो काम कभी नहीं कर सकती है ना, क्योंकि वो स्पेसिफाई हो चुकी हैं। उनको क्या है कि वो सेल्फेट, उनका पर्टिकुलर फेट डिसाइड हो चुका है, तो इसीलिए प्रोग्रेसिवली मतलब रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं कि अगर वो किसी अपने पर्टिकुलर फंक्शन में चली गई तो फिर वो उस जगह पे रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने सेल पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इसमें हमने देखा था कि टोटीपोटेंसी, प्लूरीपोटेंसी, मल्टीपोटेंसी, हमने सब बताया था कि सेल के टाइप होते हैं। जाइगोट बनता है कैसे? एग और स्पर्म के फ्यूजन से जाइगोट बना। जाइगोट क्या होगा? इसमें n नंबर क्रोमोजोम होंगे, इसमें n नंबर क्रोमोजोम होंगे, दोनों मिलकर 2n नंबर का एक जाइगोट बनाएंगे। ये जाइगोट सबसे पहले मोरुला बनाता है, मोरुला से ब्लास्टुला बनाता है, ब्लास्टुला बनाने के बाद 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, ठीक है। अब मोरुला के बाद जो ब्लास्टुला वाली स्टेज आती है, इसके बाद जैसे ब्लास्टुला में ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट में एक अर्ली ब्लास्टोसिस्ट होता है और लेट ब्लास्टोसिस्ट होता है। तो जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है तो ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है कि एम्ब्रियो बनाता है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमने बताया था कि एक आउटर लेयर होती है और एक इनर सेल मास होता है। तो सेल तब तक, हमने बताया टोटीपोटेंसी की अगर हम लोग बात करें, सेल तब तक टोटीपोटेंट रहेंगी जब तक कि ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन नहीं हो जाता। ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्मेशन के पहले की सारी सेल्स टोटीपोटेंट होती हैं। टोटीपोटेंट का मतलब हर एक सेल में हर एक ऑर्गन बनाने की कैपेबिलिटी है, ठीक है। हर एक मतलब किसी भी फेट में जाने की कैपेबिलिटी है, टोटीपोटेंसी उसको कहते हैं। प्लूरीपोटेंसी मतलब कुछ फंक्शन लॉस हो जाए और मैक्सिमम चीजें, जैसे कि ये इनर सेल मास है, तो इनर सेल मास तो एम्ब्रियो का हर ऑर्गन डेवलप कर सकता है, लेकिन ये जो इनर सेल मास है ये प्लेसेंटा का डेवलपमेंट नहीं कर सकता। इसका डेवलपमेंट जो ये आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट यही करेगी। तो क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप के सेल्स हो गए, एक ट्रोफोडर्म हो गया है, दूसरा आईसीएम हो गया है। और आईसीएम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करेगा और ट्रोफोडर्म प्लेसेंटा का डेवलपमेंट करेगा, इसलिए इसको प्लूरीपोटेंट कहते हैं। मल्टीपोटेंट का मतलब जैसे कि आप ब्लड सेल्स का नाम सुनते हैं, ठीक है। ब्लड सेल्स में आपने सपोज लिम्फोसाइट का नाम सुना, तो लिम्फोसाइट जो सेल्स होती है, लिम्फोसाइट में भी होती है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो ये लिम्फोसाइट क्या है कि एक पर्टिकुलर रिलेटिव सेल्स को बनाना, जैसे कि जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो मल्टीपोटेंट होते हैं, पर्टिकुलर रिलेटिव ब्लड सेल्स को बनाना। मतलब ऐसा नहीं है कि लिम्फोसाइट किडनी सेल्स को बनाने लगेंगे, नहीं, लिम्फोसाइट्स क्या बना रहे हैं? बी सेल्स को बना रहे हैं, टी सेल्स को बना रहे हैं, जो कि रिलेटिव सेल्स हैं। तो ये क्या हो गया? मल्टीपोटेंट। लिम्फोसाइट क्या हो गया? मल्टीपोटेंट। और ये सेल्स क्या हो गई? ये सेल्स हो गई ओलिगोपोटेंट, क्योंकि बी सेल्स और टी सेल्स बन रहे हैं तो ओलिगोपोटेंट हो गए। इसके बाद अगर
अगर बी सेल से बी सेल्स बनते हैं तो वो हो गया यूनिपोटेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे सेल पोटेंशियल भी देख ली थी। और पोटेंशियल यहां से लेके ये प्लस लिखा या माइनस, मतलब पोटेंशियल घटता जा रहा है। ठीक है, सेल का पोटेंशियल घटता जा रहा है क्योंकि ये पर्टिकुलर, अब यहां पे आते आते एक सिंगल फेट है और वो सिंगल फेट क्या है कि वो सिर्फ बी सेल ही बना सकती हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि सिर्फ ये एक ही फेट में जा सकती, तो पोटेंशियल भी तो घट गया ना। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है। अब इसके बाद अगर हम लोग oocyte की, यहाँ पे हमने आपको जो ब्लास्टोसिस्ट का बता रहे थे कि किस तरीके से oocyte और स्पर्म मतलब फ्यूज करते हैं, टोटीपोटेंट क्या बनता है, मोरुला स्ट्रक्चर टोटीपोटेंट होता है। फिर इसके बाद ये ब्लास्टोसिस्ट जो बनता है ये क्या होता है कि ये होता है प्लूरिपोटेंट, जैसे कि हमने बताया इनर सेल मास। ठीक है, अब इसके बाद अब ये बना सकती हैं नर्वस क्या कहते हैं, नर्वस सेल्स, इम्यून सेल्स, सर्कुलेटरी सेल्स, ये सारे सेल्स बना सकते हैं। तो ये प्लूरिपोटेंट की उसमें आते हैं कैटेगरी। के बाद अब हम लोग नेक्स्ट शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है? जब सेल, कोई भी सेल कोई स्पेसिफिक फेट को ले लेती है, कोई भी सेल किसी भी स्पेसिफिक फेट को ले लेती है और लेने के बाद उसी के अकॉर्डिंग वो फंक्शन करती है, तो उसको डिफरेंशिएशन कहा जाता है। जैसे कि देखिए ये ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर है। ब्लास्टोसिस्ट में ये देखिए यहाँ पे जो इनर सेल मास है और इसके बाद ये क्या स्टेम सेल्स बनते हैं। स्टेम सेल्स, अब किसी भी पर्टिकुलर, अब स्टेम सेल से देखिए ये क्या हो रहा है कि स्टेम सेल्स के पास एक तरीके से प्लूरिपोटेंट हो गया, यहाँ पे सभी कुछ बनाने की कैपेबिलिटी है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे क्या है कि रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं, यहाँ पे फैट सेल्स बन रहे हैं, कार्डियक मसल्स बन रहे हैं, कोरेंड्रोसाइट्स बन रहे हैं, एपिथेलियम, मतलब कि एक सेल्स डिफरेंशिएट होकर डिफरेंट अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। तो जब कोई सेल्स कोई स्पेसिफिक फंक्शन को ले लेती है और उस मतलब स्पेसिफिक फेट अपना अटेन कर लेती है और उसी के अकॉर्डिंग फंक्शन करती है, तो उसको डिफरेंशिएशन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, मसल सेल्स, गट, ये सब एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब डिफरेंशिएशन जब होना है तो सेल्स कमिटमेंट करेगी। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जब सेल्स को डिफरेंशिएट होना है तो डिफरेंशिएट होने से पहले उसको क्या करना होगा, कमिटमेंट करना होगा। जैसे कि आप अगर कोई चीज करने का सोच रहे हैं कि भाई मुझे स्टडी करनी है, तो उसके लिए आपके अंदर कहीं ना कहीं कोई कमिटमेंट होना चाहिए ना। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जो लाइनें लिखी हैं, जो सेंटेंसेस लिखे हैं, उनको बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपके स्टेटमेंट में डायरेक्टली सेंटेंस कुछ ऐसे दे दिए जाते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में, और उनको ही इसीलिए कुछ ऐसे वर्ड्स भी आपको मिलेंगे जो कि थोड़े अनयूजुअल से होंगे, लेकिन वो इसलिए दिए, मतलब हम लिख रहे हैं, दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट कुछ इस टाइप के वर्ड्स पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, बिफोर अ सेल ओवर्टली मतलब होता है कि टू बी सीन, मतलब कि सेल कोई भी सेल अपने आप को डिफरेंशिएट करने से पहले उसको, उस सेल को कमिटेड कहेंगे। अगर वो किसी पर्टिकुलर फेट में जा रही है, कोई ये सेल है और ये सेल सोच रही है कि हम लिवर सेल बनाएं, हेपेटोसाइट बनाएं, तो हेपेटोसाइट बनाने से पहले, ये तो हेपेटोसाइट जिस दिन बना लेगी वो तो डिफरेंशिएटेड हो गई, तो डिफरेंशिएशन से पहले वो सेल कमिटेड होनी चाहिए, है ना, उसमें कमिटमेंट होना चाहिए कि भाई हमें क्या करना है कि लिवर सेल बनाना है, तभी वो डिफरेंशिएट होगी। तो इसका मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन से पहले सेल को कमिटेड कहा जाता है, कि वो कमिटेड होनी चाहिए। और सेल का ये चीज कैसे आता है कि उसके फेट को, जो भी सेल है उसको बताया जाता है कि भाई ये फेट है आपका, ये फेट है, आपको हेपेटोसाइट बनाना है, और जब उसको वो इंस्ट्रक्शन मिल जाता है कि भाई उसे हेपेटोसाइट बनाना है, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग उसका इंट्रिंसिक प्रोग्राम एक्टिवेट होता है। क्योंकि देखिए ये स्टेम सेल है और स्टेम सेल से ब्लड सेल्स भी बन रही है, फैट भी बन रहा है, तो इसी सेल्स को तो इंस्ट्रक्शन मिला होगा कि ब्लड सेल्स बनाना है, इसी सेल को तो इंस्ट्रक्शन मिला होगा कि फैट सेल बनाना है, इसी सेल से तो सारी चीजें बन रही, और ये सेल तो एक ही है, इसके पास तो सब कुछ एक जैसी चीजें हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इस सेल को खुद भी आप किसी फेट में जाने के लिए एक इंस्ट्रक्शन मिलता है, और जिससे कि उसके अंदर का इंट्रिंसिक प्रोग्राम एक्टिवेट होता है, और फिर सेल किसी पर्टिकुलर सेल फेट में जाती है या डिफरेंशिएशन करती है।
तो ये डिफरेंशिएशन होता है। ठीक, अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन की अगर हम लोग बात देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले लिखा है अनडिफरेंशिएटेड सेल। अब अनडिफरेंशिएटेड सेल कैसी हो सकती है? टोटीपोटेंट भी हो सकती है, प्लूरीपोटेंट भी हो सकती है, मल्टीपोटेंट भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी सेल अनडिफरेंशिएटेड है, अभी इसका कोई भी फेट डिसाइड नहीं है। तो जब सेल अनडिफरेंशिएटेड होती है तो नॉन कमिटेड होती है। मतलब अभी ये कुछ भी बना सकती है, अभी इसका कुछ भी ठीक नहीं है, कोई भी पार्ट बना सकती है, क्योंकि ये अनडिफरेंशिएटेड सेल है और नॉन कमिटेड सेल है। इसने अभी तक कमिटमेंट भी नहीं की है कि हमें कौन से टाइप की सेल्स बनानी है। ठीक है, अब इसके बाद कोई भी सेल अनडिफरेंशिएटेड से डिफरेंशिएशन के स्टेज में जाने से पहले उसको दो चीजों से क्रॉस करना पड़ता है। एक अपने आप को स्पेसिफाई करना पड़ता है और दूसरा डिटरमाइन होना पड़ता है। ठीक है, जब सेल अपने आप को स्पेसिफाई करती है तो उस समय ये जरूरी नहीं है कि उसने, जैसे मान लीजिए आप कोई चीज सोच रहे हैं, आपने सोचा कि मान लीजिए हमें आज बुक परचेस करनी है, तो आप अपने मन में ये बात सोच रहे हैं कि हमें बुक परचेस करनी है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग बुक शॉप पे जाएंगे, है ना, आप ये पूरी तैयारी उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये आपने अपने आप को स्पेसिफाई किया कि भाई आज हमें बुक परचेस करनी है। लेकिन अब आपका कोई फ्रेंड आ गया और उसने कह दिया कि बुक नहीं, चलो शूज परचेस करते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या है, अब आप बुक शॉप पे नहीं जाएंगे ना, आप कहाँ जाएंगे? आप शूज की शॉप पे जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो कि आपका स्पेसिफिकेशन चेंज हो गया। आपने फेट स्पेसिफाई किया था कि हमें बुक परचेस करनी है, लेकिन किसी इन्फ्लुएंशियल फैक्टर या किसी एक्सटर्नल फैक्टर या किसी इन्वायरमेंट की वजह से आपने अपने स्पेसिफिकेशन को चेंज कर दिया और वो स्पेसिफिकेशन क्या हो गया? अब वो स्पेसिफिकेशन चेंज हो गया, अब आपने शूज परचेस किए। तो ये क्या हुआ कि अगर कोई सेल अपने आप को स्पेसिफाई करती है तो वो कमिटेड कंडीशन में नहीं है, क्योंकि वो अभी अपना कमिटमेंट चेंज भी कर सकती है। जैसे कि आपने अपना कमिटमेंट चेंज किया, बुक परचेस करने की जगह पे आप शूज परचेस करने लगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने भले ही अपने आप को स्पेसिफाई किया था, लेकिन अभी आप डिटरमाइंड नहीं हुए थे। और आपने क्या हुआ कि आपने अपना जो होने वाला जो भी फेट था उसको चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये क्या होता है? स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि सेल, अनडिफरेंशिएटेड सेल पहले अपने आप को स्पेसिफाई करती है। स्पेसिफाई करने के बाद जब वो, ये मान लीजिए अब आपने सोच लिया हमें बुक परचेस करना है और अब आप बुक की शॉप पे पहुंच गए, तो मतलब आप डिटरमाइन हो गए। आप सोच रहे थे, तब तक आपका फ्रेंड आ गया, आपने शूज का ऑप्शन ले लिया। अगर सपोज आपका फ्रेंड नहीं आया होता और आपने क्या हुआ होता कि आप बुक शॉप पे पहुंच गए होते, तो आप क्या हो गए होते? आप डिटरमाइंड हो गए होते। अब आप बुक शॉप पे पहुंच गए हैं तो आप बुक परचेस करके ही आएंगे, क्योंकि आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। तो ये क्या है कि ये डिटर्मिनेशन होता है, और जब सेल डिटरमाइंड हो जाती है तो वो कमिटेड हो जाती है। ठीक है, स्पेसिफिकेशन इज अ लेबाइल फेज। यहां पे सेल अपना फेट चेंज कर सकती है, उसको जो भी करना है काम, वो फंक्शन चेंज कर सकती है। लेकिन डिटरमाइन होने के बाद सेल अपने फेट जो उसको बनाना है वो वही बनाएगी। वहां पे सेल क्या हो जाती है? कमिटेड हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए एक अनडिफरेंशिएटेड ये सेल है। ठीक है, ये एक अनडिफरेंशिएटेड सेल है। अब ये अनडिफरेंशिएटेड सेल है, ये मान लीजिए ये अनडिफरेंशिएटेड सेल हमने यहाँ पे ऐसे शॉर्ट में लिख दिया है। अब ये क्या कर रही है कि ये जा रही है, ये जा रही है, कहाँ जा रही है? इसको बनाना है हेपेटोसाइट। मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसको हेपेटोसाइट बनाना है। अब तो अभी क्या है कि इसके चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है वो न्यूट्रल इन्वायरमेंट है। इस सेल के चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है वो क्या है? न्यूट्रल इन्वायरमेंट। मतलब न्यूट्रल इन्वायरमेंट का मतलब कि कोई इन्फ्लुएंशियल फैक्टर नहीं है। ठीक है, न्यूट्रल इन्वायरमेंट है, कोई इन्फ्लुएंशियल या एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है जो कि इसके स्पेसिफिकेशन को चेंज कर पाए। मतलब कोई भी सेल, अनडिफरेंशिएटेड सेल है, वो अपने आप को स्पेसिफाई की कि हमें हेपेटोसाइट सेल्स बनानी है, और ऐसे वो हेपेटोसाइट सेल तभी बना पाएगी जब न्यूट्रल इन्वायरमेंट है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई नॉन न्यूट्रल इन्वायरमेंट है
नॉन न्यूट्रल का मतलब कि कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर आ गए या कोई आसपास की सेल्स ने कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस दिया कि अब इसको कि भाई हेपेटोसाइट नहीं ब्लड सेल्स बनानी है, ठीक है, कुछ ऐसा इन्वायरमेंट इसको मिला कि ब्लड सेल्स बनानी है। तो अब क्या हो गया कि अब ये नॉन न्यूट्रल इन्वायरमेंट में भले ही ये स्पेसिफाई हुई थी हेपेटोसाइट बनाने के लिए, लेकिन इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से इसने अपना स्पेसिफिकेशन चेंज कर दिया और ये ब्लड सेल्स बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया कि स्पेसिफिकेशन चेंज हो सकता है और ये नॉन कमिटेड कंडीशन होती है स्पेसिफिकेशन। लेकिन डिटरमाइंड जब सेल हो जाती है तो वो कमिटेड कंडीशन होती है और सेल जब डिफरेंशिएट हो गई तब तो वो कमिटेड है ही है ना। वो मतलब अगर वो मान लीजिए कोई स्टेम सेल से किडनी सेल बन गया तो वो कमिटेड है, अब तो वो अपना फेट कहीं भी वापस जा नहीं सकती है, वो उसी फॉर्म में रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग डेवलपमेंट के कमिटमेंट स्टेज की बात, जो कि अभी हमने बात किया, उसको हम और स्पेसिफाई यहां पे कर रहे हैं कि मान लीजिए कि एक नेव सेल मतलब कि जैसे कोई भी सेल जो कि हर सेल मतलब बना सकती है ना। अब वो सेल कोई सेल है अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में है, ये सेल क्या है, अनडिफरेंशिएटेड सेल है। अब ये जो अनडिफरेंशिएटेड सेल है स्पेसिफाई होने का रीजन क्या हो सकता है, जैसे हमने बताया कि कोई स्पेसिफाई होने का रीजन मतलब जैसे हमने बताया कि या तो न्यूट्रल एनवायरनमेंट है या तो नॉन न्यूट्रल एनवायरनमेंट है। तो अगर एनवायरनमेंट क्या किसकी वजह से ये स्पेसिफाई अपने आप को कर सकती है, या तो उसके अंदर सेल के अंदर कुछ साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट होते हैं, मतलब सेल के अंदर सेल्फ कैपेबिलिटी होती है। मान लीजिए आपका फ्रेंड कितना भी कहे कि शूज परचेस करने चलो, लेकिन आप डिटरमाइंड मतलब आपके अंदर कुछ ऐसे मतलब आपको बहुत जरूरत है बुक की और आपने सोच लिया कि नहीं हमें बुक तो आज खरीदनी है, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, आपका ये इंटरनल मतलब इंट्रिंसिक कैपेसिटी है ना कि आप सोच रहे हो कि नहीं हमें वही काम करना है, तो ये क्या है, ये साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट होते हैं जो कि सेल के अंदर इटसेल्फ पाए जाते हैं और वो सेल को स्पेसिफाई कराते हैं। और दूसरा क्या होता है, इंडक्शन का मतलब कोई बाहर के सेल्स, कोई बाहर का इन्वायरमेंट सेल को स्पेसिफाई करे। तो स्पेसिफिकेशन एक्चुअली में दो टाइप से यहां पे अगर देखें तो हो गया, एक स्पेसिफिकेशन वो कि सेल्फ आप अपने आप को सेल्फ स्पेसिफाई कर रहे हो, दूसरा स्पेसिफिकेशन ये कि आपको कोई बाहर का फैक्टर या किसी सेल को ग्रुप ऑफ सेल्स ये इंड्यूस कर रहे हैं, कोई इंडक्टिव सिग्नल दे रहे हैं कि इस चीज में स्पेसिफाई हो जाओ, ये काम करने के लिए स्पेसिफाई हो जाओ। तो ये होता है कि कोई भी अनडिफरेंशिएटेड सेल जब स्पेसिफिकेशन में जाती है तो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट और इंडक्शन के थ्रू वो स्पेसिफाई होती है। अब जब कोई सेल स्पेसिफाई हो गई, अब वो डिटरमाइंड होने जा रही है। जब वो डिटरमाइंड होने जा रही है तो उसको अपने अल्टरनेटिव फेट को लॉस करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि भाई अभी ये नेव सेल्स थी तो ये तो हर ऑर्गन को बना सकती है, ठीक है, लेकिन जब ये स्पेसिफाई हुई, अब इसने स्पेसिफाई मान लीजिए ये किया कि इसको किडनी सेल बनानी है, तो किडनी सेल बनाने के लिए उसको अपने अंदर कुछ ऐसे चेंजेस करने होंगे या क्रोमैटिन रीमॉडलिंग करनी पड़ेगी या कुछ ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे कि जिससे कि वो क्या करे कि अल्टरनेटिव फेट को लॉस करे और जो उसका मेन फेट जो उसको स्पेसिफाई किया उस पर उसके एक्सप्रेशन को शुरू करे, है ना। क्योंकि भाई सेल के अंदर तो सभी चीज करने की कैपेबिलिटी है, तो वो अपने लॉस ऑफ कॉम्पिटेंस फॉर अल्टरनेटिव फेट मतलब अल्टरनेटिव फेट को लॉस कर दे, भले ही उसके पास हेपेटोसाइट और न्यूरॉन सेल्स, ब्लड सेल्स सब बनाने की कैपेबिलिटी थी, लेकिन अभी वो किडनी सेल्स बनाएगी। तो जब वो कर लेती है तो वो डिटरमाइंड हो जाती है, मतलब अल्टरनेटिव फेट को लॉस कर देती है, तब वो डिटरमाइंड हो जाती है, तब वो कमिटेड हो जाती है। अभी यहां पे क्या थी, नॉन कमिटेड थी, और यहां पे क्या हो जाएगी, सेल कमिटेड हो जाएगी। अब इसके बाद सेल स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन, वही हमने बताया कि फिर पर्टिकुलर जो भी सेल बनानी है, जैसे किडनी बनानी, तो उसके लिए उसके स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन होने लगेंगे और सेल डिफरेंशिएशन में चली जाएगी, पर्टिकुलर सेल टाइप बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब किसी भी डेवलपमेंट के अगर कमिटमेंट की बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं कि कमिटमेंट कैसे हो सकता है। एक होता है इनहेरिटेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट और दूसरा होता है परसेप्शन ऑफ सिग्नल इंडक्टिव एक्सटर्नल इंडक्टिव सिग्नल। जैसे कि मान लीजिए
ये एक सेल है। अब इसे यहाँ पे लिखा है कि मॉलिक्यूल इन साइटोप्लाज्म दैट कैन हेल्प टू डिटरमाइन द सेल फेट, कि साइटोप्लाज्म के अंदर या सेल के अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं सेल को पर्टिकुलर फेट में जाने के लिए। अब ये कोई सेल है, अब ये सेल पे कोई, इसमें कोई साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट, इसमें क्या है, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट है। अब साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट के थ्रू जब ये सेल डिवाइड करेगी, डॉटर सेल बनेगी, तो हो सकता है, क्योंकि भाई सेल के अंदर डिटर्मिनेंट है और जब सेल डिवाइड करेगी तो मे बी किसी सेल में साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट जाए और किसी सेल में ना जाए, है ना। तो ऐसे केस में क्या हो गया, फेट अलग अलग हो जाएगा। अब ये इस सेल का फेट अलग हो गया और इस सेल का फेट अलग हो गया। तो ये किसकी वजह से हुआ, ये वजह हुई साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट की वजह से, कि सेल के अंदर इटसेल्फ कुछ इंफॉर्मेशन, या आप कह सकते हैं कि सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर सेल फेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कि सेल कोई भी सेल किसी पर्टिकुलर फेट में जा रही है तो उसका रीजन क्या है, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट। अब इसके बाद यहां पे जैसे आप देख सकते हैं कि ये वाला, अगर दूसरी वाले में देखें तो मान लीजिए ये सेल है, ये सेल दोनों सेम कैपेबिलिटी है दोनों के पास, लेकिन इसके पास कोई इंडक्टिव सिग्नल, इंडक्टिव सिग्नल का मतलब कि इंडक्शन मिलना, इंडक्शन मिलने का मतलब क्या है कि जो इसके आसपास की सेल्स है, मान लीजिए ये तो अभी हमने आपको एक सेल के फॉर्म में समझाया है, लेकिन अगर मान लीजिए ये सेल किसी ग्रुप ऑफ सेल्स के बीच में होती तो इसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट उसको ये सिग्नल दे रहा है कि इस पर्टिकुलर फेट में जाओ। तो यहां पे क्या हो गया कि अगर वो इन्वायरमेंट नहीं होता तो वो इस फेट में नहीं जाती, तो वो ऐसी ही सेल बनाती, क्योंकि देखिए इसको कोई इन्वायरमेंट नहीं मिला तो सेम सेल वैसी ही डेवलप हो गई, इस तरह का सेल फेट आया। लेकिन अगर इसको कोई इंडक्टिव इन्वायरमेंट मिला तो क्या हुआ कि ये सेल फेट अपना, इस सेल ने अपना फेट चेंज कर दिया। तो यहां पे क्या था, यहां पे सेल के पास ऑलरेडी साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट है, उसकी वजह से फेट डिसाइड हो रहा है, हैं? और यहां पे क्या है, यहां पे सेल के अंदर नहीं, सेल से बाहर से कुछ इंडक्शन मिल रहा है, ग्रुप ऑफ सेल्स कुछ ऐसा सिग्नल दे रहे हैं जिसकी वजह से ये अपने फेट में, इस फेट में जाता है। तो दो चीजें होती हैं, क्या होता है, एक तो इनहेरिटेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट की वजह से सेल में कमिटमेंट हो सकती है, और दूसरा क्या हो सकता है कि कोई एक्सटर्नल इंडक्टिव सिग्नल मिले, उसकी वजह से वो कोई पर्टिकुलर फेट के लिए कमिट कर सकती है। अब जो हम लोगों ने अभी ये डायग्राम देखा उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, जैसे कि जो फर्स्ट डायग्राम था ये वाला, ठीक है, इस वाले डायग्राम के बारे में बात की जा रही है। और यहाँ पे देखिए लिखा एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट इंडिकेट दैट मैकेनिज्म ऑफ डिफरेंशिएशन इज इंटायरली इंट्रिंसिक, मतलब कोई भी बाहर का फैक्टर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यहाँ पे क्या है, अंदर का, सेल के अंदर ही वो फैक्टर है जिसकी वजह से वो किसी पर्टिकुलर फेट में जा रही है। मदर सेल कंटेन्स साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट लोकलाइज on pole as cell undergoes division, that determinant will be inherited by the only one daughter। क्योंकि जैसे हमने बताया कि भाई सपोज इस सेल में डिटर्मिनेंट है तो किसी एक में डिटर्मिनेंट चला गया तो एक डॉटर में डिटर्मिनेंट है, एक डॉटर में डिटर्मिनेंट नहीं है। तो इस तरह का कुछ ये मैकेनिज्म होता है जो कि साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट के थ्रू होता है। अब अगर कोई सिग्नल की बात करें, द प्रोसेस वेयर वन सेल और ग्रुप ऑफ सेल चेंजेस द डेवलपमेंटल फेट ऑफ अनदर, मतलब कि एक ये सेल है और इसके चारों तरफ कुछ सेल्स हैं, ये सेल्स इसको, ये जो सेल्स हैं ये इसको इंडक्शन दे रही हैं कि भाई इस फेट में जाओ, तो वो उस फेट में चली जा रही है। तो उसको कहते हैं मतलब कि इंडक्टिव सिग्नल, क्योंकि पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स कुछ इंडक्शन कर रही है, कुछ सिग्नल दे रही है, तो उसको इंडक्टिव सिग्नल कहेंगे। द टू आइडेंटिकल सेल कैन फॉलो अल्टरनेटिव, एक जैसी दो सेल्स अल्टरनेटिव फेट मतलब कि पाथवे ले सकती, किस वजह से, भले ही ये दो डॉटर सेल्स एक जैसी थी लेकिन एक के पास जब इंडक्टिव सिग्नल आया तो इसने दूसरा फेट ले लिया, और दूसरे ने, क्योंकि इसके पास कोई इंडक्टिव सिग्नल नहीं था तो उसका फेट अलग हो जाएगा। तो इन्वायरमेंटल इंडक्शन में ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल, मतलब इस पूरे प्रोसीजर में इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
अब इसके बाद हम लोग आते हैं स्पेसिफिकेशन को और अच्छे से समझते हैं। स्पेसिफिकेशन क्या होता है? एक लेबाइल फेज होता है। स्पेसिफिकेशन क्या होता है? एक लेबाइल फेज। जैसा कि हमने बताया, आपको एग्जांपल दिया था कि आप बुक परचेज करना चाह रहे हैं, शूज परचेज करना चाह रहे हैं, तो ये एक